किताब का खुलासा। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। सर्दियों में अनवर ममटी पर पतंग उड़ा रहा था। उसका छोटा भांजा उसके साथ था। चूंकि अनवर के वालिद कहीं बाहर गए हुए थे और वो देर से वापस आने वाले थे, इसलिए वो पूरी आज़ादी और बड़ी बेपरवाही से पतंगबाजी में मशगूल था। पेच ढील का था। अनवर बड़े जोरों से अपनी मांग पाई पतंग को डोर पिला रहा था। उसके भांजे ने, जिसका छोटा सा दिल धक धक कर रहा था और जिसकी आंखें आसमान पर जमी हुई थीं, अनवर से कहा, मामू जान, खींच के पेटा काट लीजिए। मगर वो धड़ाधड़ डोर पिलाता रहा। नीचे खुले कोठे पर अनवर की बहन सहेलियों के साथ धूप सेक रही थी। सब कशीदाकारी में मसरूफ थीं, साथ साथ बातें भी करती जाती थीं। अनवर की बहन शमीम अनवर से 2 बरस बड़ी थी। कशीदाकारी और सीने परोने के काम में माहिर, इसीलिए गली की अक्सर लड़कियां उसके पास आती थीं और घंटों बैठी काम सीखती रहती थीं। एक हिंदू लड़की जिसका नाम बिमला था, बहुत दूर से आती थी। उसका घर करीबन 2 मील परे था, लेकिन वो हर रोज बड़ी बाकायदगी से आती और बड़े इन्हेमाक से कशीदाकारी के नए नए डिजाइन सीखा करती थी। बिमला का बाप स्कूल मास्टर था। बिमला अभी छोटी बच्ची ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। बिमला का बाप लाला हरिचरण चाहता तो बड़ी आसानी से दूसरी शादी कर सकता था, मगर उसको बिमला का ख्याल था। चुनाचे वो रंडवा ही रहा और बड़े प्यार मोहब्बत से अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। अब बिमला 16 बरस की थी। सांवले रंग की दुबली पतली लड़की, खामोश खामोश, बहुत कम बातें करने वाली, बड़ी शर्मीली। सुबह 10 बजे आती, आपा शमीम को प्रणाम करती और अपना थैला खोलकर काम में मशगूल हो जाती। अनवर 18 बरस का था। उसको तमाम लड़कियों में से सिर्फ सईदा से हल्की सी दिलचस्पी थी, लेकिन ये हल्की सी दिलचस्पी कोई और सूरत इख्तियार नहीं कर सकी थी, इसलिए कि उसकी बहन उसको लड़कियों में बैठने की इजाजत नहीं देती थी। अगर वो कभी एक लहजे के लिए उनके पास आ बैठता तो आपा शमीम फौरन ही उसको हुक्म देती, अनवर उठो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, और अनवर को इसकी फौरी तामील करनी पड़ती। बिमला अलबत्ता कभी कभी अनवर को बुलाती थी नॉवल लेने के लिए। उसने शमीम से कहा था, घर में मेरा जी नहीं लगता, पिताजी बाहर शतरंज खेलने चले जाते हैं, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। अनवर भाई से कहिए मुझे नॉवल दे दिया करें पढ़ने के लिए। पहले तो बिमला शमीम के जरिए से ही नॉवल लेती रही, फिर कुछ अरसे के बाद उसने बराह रास्त अनवर से नॉवल मांगने शुरू कर दिए। अनवर को बिमला बड़ी अजीबो गरीब लड़की लगती थी, यानी ऐसी जो बड़े गौर से देखने पर दिखाई देती थी। लड़कियों के झुरमट में तो वो बिल्कुल गायब हो जाती थी। बैठक में जब वो अनवर से नया नॉवल मांगने आती तो उसको उसकी आमद का उस वक्त पता चलता जब वो उसके पास आकर अपनी धीमी आवाज में कहती, अनवर साहब, ये लीजिए अपना नॉवल, शुक्रिया। अनवर उसकी तरफ देखता, उसके जहन में अजीबो गरीब तशबीह खुदक उठती। ये लड़की तो ऐसी है जैसे किसी किताब का खुलासा। बिमला और कोई बात न करती, पुराना नावल वापस करके नया नावल लेती और नमस्ते करके चली जाती। अनवर उसके मुतालिक चंद लम्हात सोचता, उसके बाद वो उसके दिमाग से निकल जाती। लेकिन अनवर ने एक बात जरूर महसूस की थी कि बिमला ने 1-2 बार उससे कुछ कहना चाहा था, मगर कहते कहते रुक गई थी। अनवर सोचता, क्या कहना चाहती थी मुझसे? उसका जवाब उसका दिमाग यूं देता, कुछ भी नहीं। मुझसे वो क्या कहना चाहती होगी भला? अनवर ममटी पर पतंग उड़ा रहा था। पेच ढील का था, खूब डोर पिला रहा था। दफतन उसकी बहन शमीम की घबराई हुई आवाज आई, अनवर, अनवर, अब्बा जी आ गए। अनवर को और कुछ न सूझा, हाथ से डोर तोड़ी और ममटी पर से नीचे कूद पड़ा।
वो काटा का शोर बुलंद हुआ। अनवर का घुटना बड़े जोरों से छिल गया था। एक उसको उसका दुख था, उस पर उसके हरीफ फातिहाना नारे लगा रहे थे। लंगड़ाता लंगड़ाता चारपाई पर बैठ गया। घुटने को देखा तो उसमें से खून बह रहा था। बिमला सामने बैठी थी। उसने अपना दुपट्टा उतारा, किनारे पर से थोड़ा सा फाड़ा और पट्टी बनाकर अनवर के घुटने पर बांध दिया। अनवर उस वक्त अपने पतंग के मुतालिक सोच रहा था। उसको यकीन था कि मैदान उसके हाथ रहेगा, लेकिन उसके बाप की बेवक्त आमद ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने हाथों से इतने बड़े हुए पतंग का खात्मा कर दे। हरीफों के नारे अभी तक गूंज रहे थे। उसने गुस्सा आमेज आवाज में अपनी बहन से कहा, अब्बा जी को भी इसी वक्त आना था। शमीम मुस्कुराई। वो कब आए हैं? अनवर चिल्लाया। क्या कहा? शमीम हंसी। मैंने तुमसे मजाक किया था। अनवर बरस पड़ा। मेरा बेड़ा गर्क करके आप हंस रही हैं? अच्छा मजाक है। एक मेरा इतना बड़ा हुआ पतंग गारत हुआ, लोगों के आवाजें सुने और घुटना अलग जख्मी हुआ। ये कहकर अनवर ने अपने घुटने की तरफ देखा। सफेद मलमल की पट्टी बंधी थी। अब उसको ये याद आया कि ये पट्टी बिमला ने अपना दुपट्टा फाड़ के उसके बांधी थी। उसने शुक्रगुजार आंखों से बिमला को देखा और उसको महसूस हुआ कि वो उस जख्म के दर्द को महसूस कर रही है। बिमला शमीम से मुखातिब हुई, आपा आपने बहुत जुल्म किया, ज्यादा चोट आ जाती तो। वो कुछ और कहते कहते रुक गई और कशीदा काढ़ने में मसरूफ हो गई। अनवर की निगाह बिमला से हटकर सईदा पर पड़ी। सफेद पुल ओवर में वो उसे बहुत भली मालूम हुई। अनवर उससे मुखातिब हुआ, सईदा तुम ही बताओ, ये मजाक अच्छा था? हंसी में फंसी हो जाती तो। शमीम ने उसे डांट दिया, जाओ अनवर, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। अनवर ने एक निगाह सईदा पर डाली। बहुत अच्छा कहकर उठा और लंगड़ाता लंगड़ाता फिर ममटी पर चढ़ गया। थोड़ी देर पतंग उड़ाए। गुस्से में खींच के हाथ मारकर करीबन 1 दर्जन पतंग काटे और नीचे उतर आया। घुटने में दर्द था। बैठक में सोफे पर लेट गया और ऊपर कंबल डाल दिया। थोड़ी देर बाद अपनी फतूहात के मुतालिक सोचा और सो गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसको आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसने आंखें खोली, देखा सामने बिमला खड़ी थी, मुरझाई हुई, कुछ सिमटी हुई सी। अनवर ने लेटे लेटे पूछा, क्या है बिमला? जी मैं आपसे कुछ। बिमला रुक गई। जी मैं आपसे कोई नई किताब दीजिए। अनवर ने कहा, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द है। वो जो सामने अलमारी है, उसे खोलकर जो किताब तुम्हें पसंद हो ले लो। बिमला चंद लम्हात खड़ी रही, फिर चौंकी। जी? अनवर ने उसको गौर से देखा। उस दुपट्टे के पीछे जिसमें से बिमला ने पट्टी फाड़ी थी, बड़ी मरियल किस्म की छातियां धड़क रही थीं। अनवर को उस पर तरस आया। उसकी शक्ल सूरत, उसके खद्दो खाल ही कुछ इस किस्म के थे कि उसको देखकर अनवर के दिलो दिमाग में हमेशा रहम के जज्बात पैदा होते थे। उसको और तो कुछ न सूझा, ये कहा, पट्टी बांधने का शुक्रिया। बिमला ने कुछ कहे बगैर अलमारी का रुख किया और उसे खोलकर किताबें देखने लगी। अनवर के दिमाग में वो तशबीह फिर फुदकी। ये किताब नहीं, किताब का खुलासा है, बहुत ही रद्दी कागजों पर छपा हुआ। बिमला ने एक बार अनवर को कनखियों से देखा, मगर जब उसे मुतवज्जह पाया तो उसकी तरफ पीठ कर ली। कुछ देर किताबें देखीं, एक मुंतखब की, अलमारी को बंद किया, अनवर के पास आई और मैं ये ले चली हूं कहकर चली गई। अनवर ने बिमला के बारे में सोचने की कोशिश की, मगर उसको सईदा के सफेद पुल ओवर का ख्याल आता रहा। पुल ओवर पहनने से जिस्म के खत कितने वाज़ेह हो जाते हैं। सईदा का सीना और इस बिमला की मरियल छातियां, जैसे उनका दूध अलग करके सिर्फ पानी रहने दिया गया है। सईदा के घुंघराले बाल
कम बख्त ने अपने माथे के जख्म के निशान के छुपाने का क्या ढंग निकाला है। बल खाती हुई एक लट छोड़ देती है उस पर। और बिमला जाने क्या तकलीफ है इसे, आज भी कुछ कहते कहते रुक गई थी। मगर मुझसे क्या कहना चाहती है? शायद उसका अंदाज ही कुछ इस किस्म का हो। हमेशा किताब इसी तरह मांगती है जैसे कोई मदद मांग रही है, कोई सहारा ढूंढ रही है। सईदा माशाअल्लाह आज सफेद पुलोवर में क्या कयामत ढा रही थी। ये कयामत ढाना क्या बकवास है? कयामत तो हर चीज का खात्मा है और सईदा तो अभी मेरी जिंदगी में शुरू हुई है। बिमला बिमला भाई, मेरी समझ में नहीं आई ये लड़की। बाप तो उसको बहुत प्यार करता है, उसी की खातिर उसने दूसरी शादी ना की। शायद उनको कोई माली तकलीफ हो, लेकिन घर तो अच्छा खासा था। एक ही पलंग था, लेकिन बड़ा शानदार। सोफा सेट भी बुरा नहीं था, और जो खाना मैंने खाया था उसमें कोई बुराई नहीं थी। सईदा का घर तो बहुत ही अमीर आना है, बड़े रईस की लड़की है। उस रियासत की ऐसी तैसी, यही तो बहुत बड़ी मुसीबत है वरना। लेकिन छोड़ो जी, सईदा जवान है, कल कला ब्याह दी जाएगी। मुझे खुदा जाने अभी कितने बरस लगेंगे पूरी तालीम हासिल करने में। बीए के बाद विलायत, मेम देखेंगे। लेकिन सफेद पुल ओवर खूब था। अनवर के दिमाग में इसी किस्म के मखलूत ख्यालात आते रहे। इसके बाद वो दूसरे कामों में मशगूल हो गया। दूसरे रोज बिमला न आई, मगर अनवर ने उसकी गैर हाजिरी को कुछ ज्यादा महसूस न किया। बस सिर्फ इतना देखा कि लड़कियों के जुर्मट में नहीं है, शायद हो। लेकिन अगले रोज जब बिमला आई तो लड़कियों ने उससे पूछा, बिमला तुम कल क्यों नहीं आई? बिमला और ज्यादा मुरझाई हुई थी और ज्यादा मुख्तसर हो गई थी, जैसे किसी ने रंदा फेर कर उसको हर तरफ से छोटा और पतला कर दिया है। उसका सांवला रंग अजब किस्म की दर्दनाक जर्दी इख्तियार कर गया था। लड़कियों का सवाल सुनकर उसने अनवर की तरफ देखा, जो गमलों में पानी दे रहा था, और थैला खोलकर चारपाई पर बैठते हुए कहा, कल पिताजी बीमार थे। शमीम ने अफसोस जाहिर किया और पूछा, क्या तकलीफ थी उन्हें? बिमला ने अनवर की तरफ देखा। चूंकि वो उसको देख रहा था इसलिए निगाहें दूसरी तरफ कर लीं और कहा, तकलीफ? मालूम नहीं क्या तकलीफ थी। फिर थैले में हाथ डालकर अपनी चीजें निकाली। मैं तो नहीं समझती। अनवर ने लौटा मंडेर पर रखा और बिमला से मुखातिब हुआ, किसी डॉक्टर से मशवरा लिया होता। बिमला ने अनवर को बड़ी तेज निगाहों से देखा। उनका रोग डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा। अनवर को ऐसा महसूस हुआ कि बिमला ने उससे ये कहा है, उनका रोग तुम समझ सकते हो। वो कुछ कहने ही वाला था कि सईदा की आवाज उसके कानों में आई। वो बिमला से कह रही थी, हालू जान के पास जाएं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यूं चुटकियों में सब कुछ बता देंगे। सईदा ने चुटकी बजाई थी मगर बजी नहीं थी। अनवर ने उससे कहा, सईदा से चुटकी कभी नहीं बजेगी, फजूल कोशिश ना किया करो। सईदा शर्मा गई। आज का पुल ओवर स्याह था। अनवर ने सोचा, कमबख्त हर रंग खिलता है, लेकिन कितने पुल ओवर हैं इसके पास। हर वक्त कोई ना कोई बुनती ही रहती है। स्वेटरों और पुल ओवरों का खपत है। इससे मेरी शादी हो जाए तो मजे आ जाएं। पुल ओवर ही पुल ओवर, दोस्त यार खूब जले। लेकिन ये बिमला क्यों आज राख की ढेर सी लगती है? सईदा शर्मा गई थी। ये शर्माना मुझे अच्छा नहीं लगता। चुटकी बजाना सीख ले मुझसे तो नहीं किसी और से, लेकिन बेहतरीन चुटकी बजाने वाला हूं। ये सब कुछ उसने 1 सेकंड के अरसे में सोचा। सईदा ने कोई जवाब न दिया। अनवर ने कहा, देखिए चुटकी यूं बजाया करते हैं, और उसने बड़े जोर से चुटकी बजाई। इत्तफाकन उसकी निगाह बिमला पर पड़ी। उसके चेहरे पर मायूसी की मुर्दनी तारी थी। अनवर के दिल में हमदर्दी के जज्बात उभर आए। बिमला, तुम पिताजी से कहो कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर मशवरा ले। उनके सिवा तुम्हारा कौन है?
ये सुनकर बिमला की आंखों में आंसू आ गए। जोर से दोनों होंठ भींचे और इंतहाई जब्त के बावजूद जारों की तार रोती बरसाती की तरफ दौड़ गई। सारी लड़कियां काम छोड़कर उसकी तरफ भागीं। अनवर ने बरसाती में जाना मुनासिब न समझा और नीचे बैठक में चला गया। बिमला के बारे में उसने सोचने की कोशिश की, मगर उसके दिमाग ने उसकी रहबरी न की। वो बिमला के दुख दर्द का सही तज्जिया न कर सका। वो सिर्फ इतना सोच सका कि उसको सिर्फ इस बात का गम है कि उसकी मां जिंदा नहीं। शाम को अनवर ने अपनी बहन से बिमला के बारे में पूछा तो उसने कहा, मालूम नहीं क्या दुख है बेचारी को। अपने बाप का बार बार जिक्र करती थी कि उनको जाने क्या रोग है, और बस। सईदा पास खड़ी थी, स्याह पुलोवर पहने। उसकी जीती जागती छातियां आबनूसी गोलों की सूरत में उसके सफेद नन्नों के दुपट्टे के पीछे बड़ा दिलकश तजाद पैदा कर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे स्याह बट्टों पर उनकी चमक छुपाने के लिए किसी मकड़ी ने महीन सा बिमला का दुख भूल गया और सईदा से बातें करने लगा। सईदा ने उससे कोई दिलचस्पी न ली और आपा शमीम को सलाम करके चली गई। अनवर बैठक में कॉलेज का काम करने बैठा तो उसे बिमला का ख्याल आया। कैसी लड़की है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पट्टी बांधी, अपना दुपट्टा फाड़ कर आज मैंने कहा, पिताजी के सिवा तुम्हारा कौन है, तो उसने जारों की तार से रोना शुरू कर दिया। और जब मैं गमलों में पानी दे रहा था तो बिमला की इस बात से कि उनका रोग डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा, उसने क्यों ये महसूस किया था कि बिमला ने उसके बजाय उससे ये कहा है, उनका रोग तुम समझ सकते हो। लेकिन मैं कैसे समझ सकता हूँ? वो मुझे ठीक तौर पर समझाती क्यों नहीं? यानी अगर वो कुछ समझाना ही चाहती है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। जब उसने मेरी तरफ देखा था तो उसकी निगाहों में इतनी तेजी क्यों थी? अब ख्याल करता हूं तो महसूस होता है जैसे वो मेरी जहानत और फरासत पर लानत भेज रही थी। लेकिन क्यों? हटाओ जी। सईदा, हाँ वो स्याह पुलोवर, सफेद नन्नों का हवाई दुपट्टा, और लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जाने किसका माल है। खैर कुछ भी हो, खूबसूरत लड़की है। मगर इस पर खूबसूरती खत्म तो नहीं हो गई। अगले रोज बिमला ना आई। अनवर के घर में सब मुतफक्किर थे, दुआएं करते थे कि खुदा उसके बाप को उसके सर पर सलामत रखे। शमीम को बिमला बेहद पसंद थी, इसलिए कि वो खामोशी पसंद और ज़हीन थी। बारीक से बारीक बात फौरन समझ जाती थी। चुनाचे वो सारा दिन वक्फों के बाद उसको याद करती रही। अनवर की माँ ने तो अनवर से कहा कि वो साइकिल पर जाए और बिमला के बाप की खैरियत दरियाफ्त करके आए। अनवर गया। बिमला सागवान के चौड़े पलंग पर औंधी लेटी थी। सांस का उतार चढ़ाव तेज था। अनवर ने हौले से पुकारा तो कोई रद्दे अमल ना हुआ। जरा बुलंद आवाज में कहा, बिमला, तो वो चौंकी। करवट बदलकर उसने अनवर को देखा। अनवर ने नमस्ते की। बिमला ने हाथ जोड़कर उसका जवाब दिया। अनवर ने देखा कि बिमला की आंखें मैली थीं, जैसे वो रोती रही थी, और उसने अपने आंसू खुश्क नहीं किए थे। पलंग पर से उठकर उसने अनवर को कुर्सी पेश की और खुद फर्श पर बिछी हुई दरी पर बैठ गई। अनवर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वहां सबको फिक्र थी, पिताजी कहाँ हैं? बिमला के मुरझाए हुए होंठ खुले और उसने खोखली आवाज में सिर्फ इतना कहा, पिता। अनवर ने पूछा, तबीयत कैसी है उनकी? अच्छी है। बिमला की आवाज उसकी आवाज नहीं थी। तुम आज नहीं आई तो सबको बड़ी तशवीश हुई। अम्मी जान ने मुझसे कहा, साइकिल पर जाओ और पता लेकर आओ। लाला जी कहाँ हैं? शतरंज खेलने गए हैं। तुम आज क्यों नहीं आई? मैं, ये कहकर बिमला रुक गई। थोड़े वक्फे के बाद बोली, मैं अब नहीं आ सकूंगी। मुझे एक काम मिल गया है। अनवर ने पूछा, कैसा काम? बिमला ने एक आह भरी, कल ही मालूम हुआ है। जाने क्या है? ये कहते हुए वो कांपी। ठीक है, जो कुछ भी है वो ठीक है। फिर वो जैसे अपने अंदर डूब गई।
कुछ देर खामोशी रही। फिर अनवर ने उकता कर पूछा, मैं उनसे क्या कहूं? और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सबको नमस्ते। अनवर कुर्सी पर से उठा, हाथ जोड़कर बिमला को नमस्ते की। बिमला ने उसका जवाब दिया, मगर अनवर खड़ा रहा। बिमला खला में देख रही थी। थोड़ी देर के बाद अनवर उससे मुखातिब हुआ, बिमला, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे कई बार कुछ कहने की कोशिश की मगर कह न सकी। मैं पूछ सकता हूं? बिमला के होंठों पर एक जख्म खुर्दा मुस्कुराहट नमूदार हुई। अनवर अपनी बात मुकम्मल न कर सका। बिमला उठी। खिड़की के साथ लगकर उसने नीचे बड़ी बदरू की तरफ देखा और अनवर से कहा, जो मैं कह न सकी, तुम समझ न सके, अब कहने और समझने से बहुत परे चला गया है। तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूं। अनवर चला गया। बिमला फिर ना आई। करीबन 10 महीने बाद अखबारों में ये सनसनी फैलाने वाली खबर शाया हुई कि बड़ी सड़क के बदरों में एक नौजायदा बच्चा मरा हुआ पाया गया। तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि बच्चा लाला हरिचरण स्कूल मास्टर की लड़की बिमला का था और बच्चे का बाप खुद लाला हरिचरण था। सब पर सख्ता छा गया। अनवर ने सोचा तो सारी किताब का खुलासा ये था।